हेलो एवरीवन। अब हमारा जो होता है, अभी तक हम व्याकरण में पढ़ रहे थे भाषा के बारे में। हाँ, भाषा के बाद हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में सब जो हमने वर्णमाला पढ़ी है, वर्णमाला के चैप्टर नंबर 2 में आता है संज्ञा। संज्ञा में संज्ञा को क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं नाउन। ठीक, नाउन। नाउन संज्ञा किसी प्राणी वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, जयपुर, किताब आदि, ये सब क्या है? हमारे संज्ञा है, नाउन है। इसके बाद इसके भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। सबसे पहले जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक दूसरे पे आता है जातिवाचक। और तीसरा हमारा है भाववाचक। व्यक्तिवाचक में क्या आता है? जैसे राम, गंगा आदि, ये हमारे क्या है? व्यक्तिवाचक हैं, जो इसका हमें व्यक्ति होने का बोध कराते हैं, इसका एक अलग पहचान। अब आता है जातिवाचक। जातिवाचक में जैसे लड़का, किताब, नदी, पहाड़, ये सब क्या है? आदि। ये सब क्या है? जातिवाचक है। लड़का, लड़का कौन है? इसका कुछ भी नाम हो सकता है। ये क्या है? एक लड़का जाति है, जैसे नाम राम है, ये उसका नाम है, ये संज्ञा। और ये क्या है? जातिवाचक है। उसकी एक जाति क्या है? लड़का है। जैसे किताब, किताब अगर इसका नाम यहाँ पे जैसे हम देखते हैं हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण किताब, वो एक उसका नाम हो गया, तो वो क्या है? में व्यक्तिवाचक में। और किताब जो एक है, किताब तो हर तरीके की होती हैं, वो क्या हमारी एक जाति हो गई। किताब उसकी जाति है। जैसे नदी, जैसे यहाँ पे गंगा नाम लिखा है, गंगा क्या है? एक नाम है, तो वो क्या है? एक व्यक्तिवाचक में। नदी जो है, नदी पूरी गंगा की जाति है, तो वो क्या आ गया? न जातिवाचक में। ऐसे ही पहाड़, जैसे यहाँ पे लिख देते हिमालय, हिमालय क्या था? व्यक्तिवाचक में, क्योंकि हिमालय एक उसका नाम है। पहाड़ तो अत्यंत है, तो पहाड़ क्या हो गया? उसकी जाति, तो ये जातिवाचक में। इस तरीके से भाववाचक में क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या आदि। जिसमें भाववाचक, जिसमें तुम्हारा भाव प्रकट हो, जिसमें भाव प्रकट हो, वो क्या होते हैं? जैसे क्रोध, क्रोध कर रहा है तो उसका एक भाव सामने आ रहा है कि क्रोध। प्रेम, प्रेम करने में उसका भाव प्रकट होता है। इस तरीके से ईर्ष्या आदि, ये सब क्या है? भाववाचक हैं। अब इसके बाद आता है लिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? ये तो हो गए संज्ञा के भेद। अब आता है लिंग।
अब लिंग जो हैं हिंदी और संस्कृत के अलग अलग हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं और हमारे हिंदी में 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में 3 होते हैं, संस्कृत में तीसरा होता है नपुंसकलिंग। हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की बात करेंगे। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है? मेल एंड फीमेल। ये क्या है? मेल है और ये क्या है? फीमेल है। मेल में जैसे लड़का, आदि। जैसे अब लड़का जा रहा है तो क्या बोलेंगे? लड़का जा रहा। ये नहीं बोलेंगे लड़का जा रही है। यहाँ पे रहा है, यहाँ पे दिख रहा जाए वो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। अब जैसे यहाँ पे लिख देते लड़की, ये किसका बोध करा रही? लड़की जा रही है, जा रही, तो ये क्या होगा? मान स्त्रीलिंग। जो शब्द के पीछे रही, रहा, जैसे रहा है तो वो क्या है? पुल्लिंग है। जैसे रही है तो क्या है? लड़की। तो ये स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। अब इसके बाद हम वचन की तरफ चलते हैं। वचन हिंदी में और संस्कृत में कितने होते हैं? इसके बाद एक लिंग और आया था, जोड़ा है उभयलिंग, लेकिन हमारे अभी मेन यही है। तीसरा मैं बता दूं, उभयलिंग। उभयलिंग। इस उभयलिंग को क्यों लगाया गया? जैसे चील, चील का कोई लिंग नहीं पता चलता कि इस चील उड़ रही है। अब अगर चील है, अगर उसका नर होगा तब भी क्या कहेंगे? क्या उड़ रहा है? कहेंगे तो यही चील उड़ रही है। तो नर चील उड़ रही है तो उसमें क्या है? अगर नर है तब भी उड़ रही है और मादा है तब भी उड़ रही है। तो इन शब्दों को किस में रखा गया है? चील, उभयलिंग में। ऐसे ही भीड़, भीड़ में क्या होता है? भीड़ में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों हैं, तो क्या कहेंगे? भीड़ जा रही है, वहां पर बहुत भीड़ है। तो ये शब्द जो हैं इस तरीके के वो काय में रखे हैं? उभयलिंग में। इस तरीके को ध्यान रखना है। जैसे पुलिस, पुलिस शब्द है, पुलिस, ये क्या है? इसमें मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो हमेशा क्या कहते हैं? पुलिस आ रही है। कोई ये कहता है कि पुलिस आ रहा है। तो इन शब्दों के लिए उभयलिंग का निर्माण हुआ। उभयलिंग, इन शब्दों को उभयलिंग में रखा गया। चील, भीड़, पुलिस इत्यादि, ये शब्द जो हैं वो किसमें? उभयलिंग में। क्योंकि अच्छे से ये समझ आया होगा कि लिंग किस तरीके के होते हैं और किस शब्द को किस में रखा जाता है। हमारी पहचान यही है कि हम उनको पहले से बोलें, जैसे किसी का इस्तेमाल करें। कोई आ रहा है, आ रहा है इसका मतलब वो क्या है? पुल्लिंग है। अब वचन लेते हैं, वचन को। वचन क्या है? हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में कितने होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे हिंदी में एक वचन और बहुवचन।
एक वचन में, जैसे बच्चा खेल रहा है, खेल रहा है, ये क्या हो गया? बच्चा खेल रहा है, वो क्या एक वचन में है। अगर इसे बहुवचन में प्रयोग करें तो किस तरीके से करेंगे? बच्चे खेल रहे हैं, ये क्या हो गया? बहुवचन। वाक्य को किसी के बच्चा खेल रहा है, एक है, बच्चे हैं तो एक से अधिक है। जहाँ पर एक से अधिक चीज़ों का या वस्तु या व्यक्तित्व का बोध हो, वहाँ क्या होगा? बहुवचन होगा। इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं, नोट्स, आप विशेष करके नोट हिंदी में कहते हैं विशेष, विशेष में ये लिख लीजिएगा। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही आते हैं, जैसे प्राण, आंसू, ये हमारे क्या है? प्राण एक का होगा तभी क्या, वो उसके प्राण गए, रहे, गए, बात एक ही है। अब गए का मतलब क्या हो गया? वो बहुवचन में आ गया। एक हैं तब भी गए, और कई गए तब भी प्राण गए, तो ये हमेशा क्या है? बहुवचन में हमेशा आ गया। जैसे आंसू, उसके बहुत आंसू निकल रहे हैं या उसका एक आंसू निकला, तो ये क्या है? हमेशा बहुवचन में ही आएगा, कभी एक वचन में इसको मत रखना। ये विशेष हैं, हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होंगे। अब संज्ञा व्याकरण में सबसे मेन हमारे पास जो है वो है कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेद कितने हैं? भेद और प्रकार। कारक के भेद एवं प्रकार। ठीक, भेद कारक के कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं, 8। एंड कारक के हमारे 8 प्रकार भेद होते हैं, लेकिन इनके एक चिन्ह भी होते हैं। हम उनको कारक को कारक एक तरफ लिख देते हैं, चिन्ह। चिन्ह सबसे पहले कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये हमारे 8 प्रकार के हो गए कारक। कितने हो गए? 8। ठीक, अब हर एक कारक का एक चिन्ह है, किसरी कर्ता ने। ठीक, कर्म को से द्वारा,
संप्रदान के लिए अपादान से। लेकिन यहाँ पे देखना, कर्ण दो बार से आया, कर्ण से द्वारा, लेकिन अपादान से क्या होता है? अलग होने के लिए, अलग होने के लिए। ठीक है। संबंध का की के अधिगण में अपर संबोधन में हे, अरे, ओ। अब हम इसको याद किस तरीके से करते हैं? जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, जैसे राम ने कर्ता आ गया, राम ने रावण को बाण से मारा, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से किससे मारा? बाण से। तो इसका जो वाक्य को हमें जोड़ने का काम करता है वो क्या करते हैं? कारक। एक दूसरे को बांधने का काम क्या किसका होता है? कारक चिन्हों का। ये कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हे, अरे, ओ आता है। अब यहाँ पर हम एक वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहाँ पे देखना, राम क्या है? कर्ता है। राम ने, कर्ता के साथ क्या जोड़ गया? ने। रावण को कर्म है, को से, किसके द्वारा? से आ गया, से द्वारा। तो राम ने रावण को किसके द्वारा मारा? बाण से। तो ये हमारा क्या है? कारक चिन्ह है। इन कारक चिन्हों की वजह से हमारा वाक्य को पूरा हुआ है। राम ने रावण को बाण से मारा। तो इस तरीके से कारक का कार्य होता है हमारे वाक्य को बांध के रखना। अगर यहाँ से ये निकाल दिया जाए, अब क्या हुआ? वाक्य ही उलट पलट गया। राम रावण बाण मारा, ये क्या हुआ? कुछ समझ में आए? लेकिन हमारे कारक चिन्ह ही वाक्य को पूरा करते हैं। ठीक। अब पूरा राम ने रावण को बाण से मारा, इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आता है काल। काल कहते किसे हैं? सबसे पहली बात है, काल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिसके क्रिया हो के किसी कार्य होने को, घटित समय को, क्रिया के घटित समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जो क्रिया मतलब कोई कार्य अगर जिस समय हो रहा है उस समय के जो समय है उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ये क्रिया का वह रूप जिसमें
किसी कार्य होने या घटित होने का बोध होता है वह समय काल कहलाता है। ठीक है। क्रिया का वह रूप जिसमें किसी कार्य होने या घटित होने का बोध होता है वह समय काल कहलाता है। काल के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं? काल के 3 भेद या प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल, वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यकाल। ठीक, हमारे क्या काल हो गए? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। अब हम थोड़ा सा इनकी अलग अलग परिभाषा ले लें। भूतकाल, भूतकाल कौन सा समय होता है? क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य होने का बोध स्पष्ट दिखाई दे। क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य होने का रूप स्पष्ट दिखाई दे कि हाँ कार्य हो चुका है, क्या कहलाता है? भूतकाल। जैसे राम दूध पी चुका है, पी चुका है। अब ये क्या है? पी चुका है, ये नहीं पता कब पी चुका है, तो वो क्या है? भूतकाल है कि वो दूध पी चुका है। समय का हमें अंदाज़ा नहीं है लेकिन वो काम उसका पूरा कर चुका है, अपना दूध पूरा पी चुका है, तो वो किस में आता है? भूतकाल में। जैसे श्याम जयपुर गया है। अब इसमें आता है श्याम जयपुर गया है। गया तो है लेकिन हमें नहीं पता वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। गया तो है लेकिन वर्तमान से तो निकल गया है, लेकिन भूतकाल का भी अंदाजा नहीं वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पे क्या होता है? आसन्न भूतकाल।
एग्जाम में अधिकतर इसी तरीके के क्वेश्चन आता है कि श्याम जयपुर गया है, इसमें कौन सा काल है। अब वो गया तो है, रास्ते में है, कहाँ है इसका कोई अंदाजा नहीं, तो वो क्या है, आसन्न भूतकाल में, वर्तमान से निकल चुका है, भूतकाल के लिए प्रवेश करने वाला है। अगर यहाँ तक जो आता जयपुर पहुँच चुका है, जयपुर पहुँच चुका है, तो क्या होता है, पूर्ण भूतकाल, हाँ वो पहुँच चुका है, कन्फर्म हो गया। अब इसका कोई कन्फर्म नहीं है, श्याम जयपुर गया है, तो वो क्या आएगा, आसन्न भूतकाल। ये तो पूर्ण, ये हो गया भूतकाल, ठीक, ये तो भूतकाल हो गया। लेकिन ये अभी हमारे पास पेंडिंग में है कि पता ही नहीं पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो इसे क्या कहेंगे, आसन्न भूतकाल। अधिकतर एग्जाम में इसी तरीके से पूछेगा। ये तो सभी को पता हो जाता है कि हाँ चुका है, चुका मतलब पहुंच गया वो, लेकिन वो पूछेगा श्याम जयपुर गया है। अब कंफ्यूज होते हैं, भाई गया है वर्तमान में है, लेकिन गया है, अगर जा रहा होता, यहाँ होता श्याम जयपुर जा रहा है, तब आता वर्तमान में, क्यों वो जा रहा है, चल रहा है, लेकिन गया है। गया का मतलब वो पता नहीं पहुंचा या नहीं पहुंचा है, वो क्या आ जाएगा हमारा, आसन्न भूतकाल में। तो अधिकतर जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे, सिर्फ उलझाने के लिए, हमें उलझना नहीं है, उनको पार करना है। अब आता है हमारा वर्तमान। क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य प्रगति पर है, क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य प्रगति पर है, चल रहा है, वह क्या होता है, वर्तमान काल। जैसे इस समय हम पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा वर्तमान काल है। कोई कार्य हम कर रहे हैं, इसमें हमारा शुरुआत हो चुकी है, एंड का पता नहीं है, बीच में है, तो क्या है, हमारा वर्तमान है। जैसे इस समय मैं वर्तमान लिख रहा हूँ, तो वो क्या है, वर्तमान है, लिख रहा हूँ। अगर यहाँ होता लिख चुका हूँ, लिख चुका हूँ, तो क्या आता, भूतकाल। अब लिख रहा हूँ, तो हमारा क्या है, वर्तमान काल। ऐसे रवि खेल रहा है, रवि खेल रहा है, रवि खेल रहा है। अब ये क्या पता कब से खेल रहा है और कब तक खेलेगा, कब से खेल रहा है और कब तक खेलेगा, इसका कोई समय निश्चित नहीं है। लेकिन इस समय हमें क्या खेल रहा है, तो वो क्या है, वर्तमान है, वर्तमान में खेल रहा है बस। तो इसे खेल रहा है, जो कार्य वर्तमान में हो रहा है वही हमारे लिए वर्तमान है, जो इस समय सामने नहीं हो रहा है। अगर ये खेल चुका है या खेल रहा था, खेल रहा था, तब हमारा क्या आएगा, भूतकाल। लेकिन इस समय खेल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। ऐसे कोई, अब यहाँ पे जैसे रवि सैर पर निकला है, सैर कर रहा है, तो रवि क्या सैर कर रहा है, घूम रहा है, तो वो घूम रहा है, कब से घूम रहा है, कब तक घूमेगा, कोई निश्चित समय नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो क्या है हमारा, वर्तमान। अब इसके बाद आता है भविष्य काल। भविष्य काल, भविष्य तो किसी को ना पता। भविष्य काल, भविष्य काल का क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य होने का बोध हो, कि कार्य होने वाला है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि वो होगा या ना होगा, तो वो क्या है, भविष्य में है। हम उम्मीद लगा सकते हैं हाँ आगे ऐसा होगा। जैसे सुरेश कल स्कूल जाएगा, सुरेश कल स्कूल जाएगा। अब हमें नहीं पता वो जाएगा या नहीं जाएगा, केवल हमारे पास ये है कल स्कूल जाएगा, तो वो क्या है, भविष्य, आने वाला कल, कल स्कूल जाएगा, तो वो क्या है, भविष्य में आ गया। हो सकता है जाए या ना भी जाए, लेकिन हम क्या है, उम्मीद पे रहते हैं हमेशा, भविष्य में आने वाले स्कूल जाएगा, ठीक, ये भविष्य में है।
ठीक। और इसी तरीके हमने काल को कंप्लीट किया है। आगे भी हिंदी को ही लगातार हम सीरियल बाय सीरियल कंप्लीट करते रहेंगे। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।